बच्चों, आज हम वही आयव्यय खाता चिट्ठे के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है बना करके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके दिया हुआ है और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं आपको दे रखी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है और आपको अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं। आप देखें, इसकी सहायता से बैलेंस शीट आपको बनवाई जाएगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और अतिरिक्त सूचनाएं। इनकी सहायता से आपको वर्ष के प्रारंभ की भी बैलेंस शीट बनानी है और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट भी आपको तैयार करनी है। आप देखें, आरबीडी में पेज नंबर 160 पर एक क्वेश्चन दे रखा है। मैं उसी क्वेश्चन को ले रहा हूं। इसमें आपको बैलेंस शीट आपके दे रखी है बनाने के लिए। एक तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। इसी के नीचे आप देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है और उसके बाद में आप देखें अतिरिक्त सूचना है। तो हम पहले वर्ष के प्रारंभ का चिट्ठा बना रहे हैं, वर्ष के पहले दिन की बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस शीट। 4 कॉलम बनाएंगे हम। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। कौन सी तारीख का चिट्ठा बना रहे हैं हम? वर्ष के पहले दिन की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस शीट आपको बनाई जा रही है। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखिए, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है। 2250 रुपए कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। उसको हम लिखा कैश इन हैंड कैश इन हैंड 2250 कैश दे रखा है। वर्ष के पहले दिन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ओपनिंग बैलेंस हमने दिखा दिया, कैश 2250 रुपए का कैश आपके दिखा दिया। इसके अलावा आप देखिए, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 2015-16 का जो चंदा है 600 रुपए, वो प्राप्त हुआ हमको 2016-17 में। इसका मतलब वर्ष के पहले दिन तक ये चंदे की रकम बकाया थी। एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन 600 रुपए। चालू वर्ष में ये चंदा प्राप्त हुआ है। वर्ष के पहले दिन तक जिस तारीख को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस तारीख तक ये चंदे की रकम हमको प्राप्त नहीं हुई थी। वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है, प्राप्त होनी है, संपत्ति है, इसलिए हम इसको एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से 600 रुपए आपके दिखाएंगे। असेट साइड में ये चीज दिखाई जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कुछ संपत्तियां और दे रखी है वर्ष के प्रारंभ की। आपको
दे रखा है कि विनियोग 5,000 रुपए के दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट के नाम से। फर्नीचर दे रखा है आपको 5,000 रुपए का, तो इन्वेस्टमेंट 5,000। 1 अप्रैल 2016 को विनियोग दे रखे थे, इन्वेस्टमेंट 5,000। 1 अप्रैल 2016 को साफ लिखे हुए क्वेश्चन में वर्ष के प्रारंभ में विनियोग कितने रुपए के थे? 5,000 रुपए के विनियोग थे। 1 अप्रैल 2016 को हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 5,000 रुपए। इसके अलावा आप देखिए फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर फर्नीचर ये भी आपको फर्नीचर जो दे रखा है 5,000 रुपए का फर्नीचर आपको दिया हुआ है। फर्नीचर जो आपको दिया हुआ है, कितने रुपए का फर्नीचर आपको दिया हुआ है? 5,000 रुपए का फर्नीचर आपको दिया हुआ है। खेलकूद के उपकरण दे रखे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,000 रुपए के। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेलकूद के उपकरण दे रखे हैं 12,000। 1 अप्रैल 2016 को साफ लिखे हुए हैं कि विनियोग 5,000 रुपए के थे। मैंने ऐसे कैसे लिखे हैं? फर्नीचर 5,000 रुपए का था, वो भी ऐसे कैसे आपके दिखा दिया। खेलकूद के जो उपकरण थे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आप देखें वो भी आपको लिखे हुए हैं कि 12,000 रुपए के खेलकूद के उपकरण थे। इसके अलावा आपको भूमि और भवन आपको दे रखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग आपके 28,000 रुपए दे रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग 28,850। ये सूचना है। भवन, भूमि और भवन जो दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग आपको 28,850 रुपए का आपको दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपके हैं, इनको हम जब दिखाएंगे टोटल करेंगे हम 850 से 1,450 और 250, 1,800 से लगी 1, 3, 5, 8, 5, 13, 13, 12, 25 और 28, 53,800। आप देखें ये जो चीजें दे रखी हैं, कैपिटल निकालेंगे इसके आधार पर। कैपिटल, कैपिटल ये बैलेंसिंग फिगर। जो लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा था वो केवल 28,000 रुपये था। करेक्शन कर लें, लैंड एंड बिल्डिंग जो था 28,850 ना होकर के 28,000 रुपये दे रखा था। अब हम जब टोटल करेंगे 850, 40, 50, 52,850। फ्लैटिंग में कोई चीज है नहीं, तो ये 52,850 रुपये की ही पूंजी कोष निकलेगा, जो कि वर्ष के अंत की बैलेंस शीट में हम काम लेंगे। तो कैपिटल फंड जो है 52,850 रुपया के कैपिटल फंड निकलेगा, पूंजी कोष। इसकी सहायता से ही हम वर्ष के अंत की बैलेंस शीट, कुछ सूचनाएं इसमें जो वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट में आप देख लीजिए। कैश दे रखा था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, वो मैंने लिया है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन
जो 2015-16 का जो चंदा था 2016-17 वर्ष के दौरान मिला है, क्योंकि हम वर्ष के पहले दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं। इसलिए बार बार मैं यही चीज आपको सिखा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें कि ये सब्सक्रिप्शन हमने क्यों लिया है। ये 2016-17 में प्राप्त हुआ है वर्ष के दौरान, लेकिन हम वर्ष के पहले दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं, वर्ष के पहले दिन चिट्ठा बना रहे हैं। तो पहले दिन ये चंदे के 600 रुपए बकाया थे, प्राप्त होने थे, नहीं हुए हैं, प्राप्त होने हैं, संपत्ति साइड में दिखा है। ये चारों चीजें आपको साफ लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 2016 को विनियोग 5000 के थे, फर्नीचर 5000 का था, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। खेत दूध के उपकरण 12000 के थे, भूमि भवन भी 28000 रुपए का दे रखा है। इनका योग किया 52850, तो ये पूंजी कोष आपके ज्ञात हो गया, कैपिटल फंड। अब इसकी सहायता से ही हम वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बनाएंगे। 31 मार्च 2017 कौन सी तारीख को बच्चों बनेगा ये बैलेंस शीट? 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2016 वर्ष के प्रारंभ का दिन था। वर्ष के अंत की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। वो 4 कॉलम बनेंगे। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और एसेट्स। बच्चों कौन सी तारीख की बैलेंस शीट बनाई जा रही है? 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट बन रही है। वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बनाई जा रही है। वर्ष के अंत की संपत्तियां लेनी है और वर्ष के अंत के दायित्व को आपको लेने हैं। प्रारंभ की बैलेंस शीट में वर्ष के प्रारंभ की संपत्तियां और दायित्व लेती है। अब हम वर्ष के अंत की बैलेंस शीट में वर्ष के अंत की संपत्तियां और दायित्व आपके ले रहे हैं। तो आप देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हम कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कैश का अंतिम शेष आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड। जैसे वहां वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट में वर्ष के पहले दिन का कैश दिखाया था आपने, यहाँ पर हम वर्ष के अंत का कैश दिखाएंगे। कैश इन हैंड के नाम से 2000 रुपए आपके दिखाए जाएंगे। कैश के बाद में आप देखिए यहाँ पर हम कुछ चीजों की तुलना करें। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब दोनों दिए हुए हैं तो दोनों की तुलना करेंगे हम, और तुलना करने के बाद हम ये देखेंगे कि कोई खर्चा अगर कम चुकाया गया होगा तो वो खर्चा बकाया माना जाएगा। लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से एक्सपेंसेस में। कोई खर्चा अग्रिम चुका दिया गया है तो उसको प्रीपेड माना जाएगा, बैलेंस शीट में संपत्ति साइड में दिखाया जाएगा। उसी तरह मैं बात कर रहा हूं कि इनकम के संबंध में, इनकम अगर कम प्राप्त हुई है और प्राप्त होनी है तो वो एक्रूड इनकम कहलाएगी, असेट्स में आएगी। इनकम अगर एडवांस प्राप्त हो गई, अनर्ड इनकम, अनुपार्जित आय, ऐसे आय जो हमने कमाई नहीं लेकिन हमको प्राप्त पहले ही हो गई हो तो वो अनुपार्जित आय कहलाती है, लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी। तो ये चीजें हम तुलना करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ये तुलना आपके कहीं ना कहीं पर आपकी होगी। आप देखिए जैसे मैं कहूं कि आप समझने का प्रयास करें कि सैलरी एंड वेजेज
आप देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको कह रहा है कि सैलरी एंड वेजेज की जो दे रखे हैं हमको 4000 रुपए आपको दे रखे हैं सैलरी एंड वेजेज, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह रहा है कि हमको 4600 रुपए दे रखे हैं। आय व्यय खाते को पहले देखेंगे, उसकी तुलना हम रिसीप्ट पेमेंट से बाद में करेंगे। आय व्यय खाता हमको सारे समायोजन करने के बाद सैलरी एंड वेजेज 4600 रुपए दिखा रहा है, समझे हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 4600, जबकि रिसीटेड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि सैलरी एंड वेजेज के केवल 4000 रुपए ही वास्तव में भुगतान किए गए। 4600 रुपए चुकाने चाहिए थे वेतन और मजदूरी के, लेकिन रिसीटेड पेमेंट अकाउंट क्या बता रहा है हमको कि हमने केवल 4000 रुपए ही चुकाए हैं। इसका मतलब 600 रुपए अभी भी चुकाने बाकी हैं। आप इस चीज को वापस दोबारा देखिए, आय व्यय खाते में सैलरी एंड वेजेज कितनी दी हुई है 4600। 4600 रुपए का भुगतान होना चाहिए था, लेकिन रिसीटेड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि केवल वेतन और मजदूरी जो इस साल में चुकाई गई है 4000 रुपए ही चुकाई गई है। 4600 में से 4000 चुकाई गई है, इसका मतलब 600 रुपए की वेतन और मजदूरी कम चुकाई गई है। बकाया है, वेतन मजदूरी का पैसा देना बकाया है, तो कोई खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसको कहां दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज है। तो सैलरी एंड वेजेज आउटस्टैंडिंग होगा। अब जैसे मैं आपको और से कहूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखिए आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1600 रुपए दे रखा है और रिसीट पेमेंट में भी 1600 दे रखा है। इसका मतलब 1600 रुपए का भुगतान होना चाहिए था, रिसीट पेमेंट भी किया गया 1600 रुपए का ही भुगतान किया गया है, ना तो कम चुकाया गया है ना ज्यादा चुकाया गया है। कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। खर्चे आय व्यय खाते की तुलना में रिसीट पेमेंट में कम चुकाए गए होंगे तो बकाया खर्चे माने जाएंगे, लायबिलिटीज में दिखाए जाएंगे, और खर्चे रिसीट पेमेंट में आय व्यय खाते की तुलना में ज्यादा चुका दिए, इसका मतलब अग्रिम चुका दिए। बैलेंस शीट में कौन सी साइड में आप लिखोगे, असेट्स। और देखिए तुलना आपको एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, और एडवर्टाइजमेंट में मैं देख रहा हूं कि आय व्यय खाते में भी 1800 रुपए लिखे हुए हैं। आय व्यय खाता भी कितना बता रहा है एडवर्टाइजमेंट की 1800, और रिसीट पेमेंट भी कितना बता रहा है। आय व्यय खाते में एडवर्टाइजमेंट कितना लिखा हुआ है 1800, और रिसीट पेमेंट में भी 1800। आय व्यय खाता में 1800 बता रहा है और रिसीट पेमेंट भी 1800 बता रहा है। ना कम चुकाए गए विज्ञापन के खर्चे, ना ज्यादा चुकाए गए। इसका तात्पर्य बैलेंस शीट में कहीं भी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो वो खर्चे आउटस्टैंडिंग है ना प्रीपेड है, कहीं पर भी नहीं दिखाए जाएंगे। अब देखें सन्ड्री एक्सपेंसेज, और सन्ड्री एक्सपेंसेज भी मैं देख रहा हूं यहां पर भी 1550 है और रिसीट पेमेंट में भी 1550 ही दे रखे हैं। कोई समायोजन करने की विविध खर्चों की, ना तो विविध खर्चे प्राप्ति भुगतान खाते में कम चुकाए गए, कम चुकाए होते तो मैं इसको लायबिलिटी में लेता आउटस्टैंडिंग के नाम से, अग्रिम चुका दिए जाते, रिसीट पेमेंट कहता है ज्यादा भुगतान कर दिया विविध खर्चों का। 1550 आय व्यय खाता होता है और प्राप्ति भुगतान खाता भी कितना बता रहा है 1550 बता रहा है, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कोई भी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऐसे ही हम तुलना कर रहे हैं इनकम की। अब देखिए इनकम में, अब देखिए जैसे एंट्रेंस फीस दे रखी है 4000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कह रहा है कि प्रवेश शुल्क 4000 रुपए प्राप्त होना चाहिए था, और वास्तव में प्रवेश शुल्क प्राप्त भी कितना ही हुआ है 4। आय व्यय खाता बता रहा है कि 4000 रुपए प्रवेश शुल्क के प्राप्त होने चाहिए थे, और प्राप्त भी कितने ही हुए प्रवेश शुल्क के 4000 ही प्राप्त हुए। अगर कम प्राप्त होते हम कहते कि उपार्जित है, एक्रूड है। ज्यादा अगर इनकम प्राप्त हो जाती है हमको तो मानते हैं एडवांस इनकम है, तो ना एडवांस है ना आपके ये है, तो इसमें दोनों में बराबर है, तो कोई समायोजन करने की आवश्यकता
आपको नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं सब्सक्रिप्शन पर आप ध्यान दीजिए, चंदा जो प्राप्त हुआ है 6,800 रुपए का चंदा आपके प्राप्त हुआ है, और 6,800 रुपए का जो चंदा प्राप्त हुआ है, आप देखिए रिसीट पेमेंट अकाउंट में आप देखेंगे कितने रुपए के चंदे प्राप्त हुआ है आपको, 6,800 में से 6,400 रुपए चंदा जो प्राप्त हुआ 6,800, और आपको यहाँ दे रखा है कि 6,400 रुपए का ही चंदा आपके क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। आय व्यय खाता चंदा जो दिखा रहा है वो 6,800 दिखा रहा है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि हमको 6,400 रुपए ही चंदे के क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। 6,800 की तुलना में जो चंदे के रुपए प्राप्त हुए हैं वो 6,400 रुपए ही प्राप्त हुए हैं, 400 रुपए चंदे के कम प्राप्त हुए हैं। सब्सक्रिप्शन के नाम से हमको 400 रुपए की आय हमको प्राप्त होनी चाहिए थी, ऐसी आय हमने जो अर्जित कर ली, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होनी है। और प्राप्त होनी है तो असेट्स में दिखाएंगे हम एक्रूड सब्सक्रिप्शन 400 एक्रूड सब्सक्रिप्शन बकाया चंदा, ऐसी चंदा जो कमा लिया लेकिन अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होना है। आय व्यय खाता कह रहा है कि चंदे के 6,800 रुपए प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन रिसीट पेमेंट कह रहा है कि वास्तव में हमको 6,800 की तुलना में 6,400 रुपए ही चंदे के प्राप्त हुए हैं, 400 रुपए कम प्राप्त हुए हैं। उपार्जित चंदा है, इसलिए मैंने इसको असेट्स में दिखाने की बात नहीं की है। इसके अलावा आप देखिए रेंट 4,000 रुपए दे रखा है रेंट, और 4,000 रुपए जो रेंट दे रखा है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि हमको 3,400 रुपए ही किराया प्राप्त हुआ है। बच्चों ध्यान दीजिए, रेंट कितना दे रखा है, 4। कौन से खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जब भी आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा हो तो पहले हमको आय व्यय खाते को देखना है। क्वेश्चन में कोई भी खाता पहले दिया हो सकता है, लेकिन हम तुलना जब करेंगे पहले आय व्यय खाते को देखेंगे, उसके बाद उसकी तुलना किससे करोगे आप, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इसकी तुलना करेंगे। तो 4,000 की जगह किराया जो प्राप्त हुआ है वो 3,400 रुपए ही प्राप्त हुआ है। रिसीट पेमेंट कह रहा है रेंट के कितने प्राप्त हुए, 3,400 रुपए ही प्राप्त हुए। इसका मतलब 600 रुपए किराया जो हमने कमा लिया है, अर्जित कर लिया है, लेकिन अभी भी हमको प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होना है। और प्राप्त होना है तो हमारे लिए क्या होगी, वो संपत्ति होगी। तो इसलिए असेट साइड में एक्रूड रेंट 600 रुपए। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। कैसे दे रखा है क्वेश्चन में आपको, एक्रूड सब्सक्रिप्शन असेट्स में ही क्यों आया वो अपन ने सीखा, एक्रूड रेंट के 600 रुपए कहां से आए और असेट्स में ही क्यों लिखे, आय व्यय खाते से रिसीट पेमेंट की तुलना की, रिसीट पेमेंट हमको बता रहा है ये इनकम कम प्राप्त हुई आय व्यय खाते की तुलना में, इसलिए दोनों ही आय, चाहे चंदा हो चाहे आपके किराया हो, कम प्राप्त हुए थे, इसलिए हमने इसको असेट्स में दिखाने की बात मैंने आपके लिखी है। इसके अलावा आप देखिए आपको विनियोग दे रखे थे, इन्वेस्टमेंट, आप देखिए इन्वेस्टमेंट जो दे रखे हैं वो 5,000 दे रखे हैं। वर्ष के प्रारंभ में विनियोग 5,000 के थे, पांच हजार के विनियोग तो पहले से ही, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे किताब में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बाई इन्वेस्टमेंट 6,000 और लिखा हुआ है। 5,000 की संपत्ति मेरे पास पहले से थी वर्ष के पहले दिन, 6,000 की विनियोग मेरे पास वर्ष के दौरान और मैंने खरीद लिए। इसका तात्पर्य मेरे पास
कुल मिलाकर के 11,000 रुपए के विनियोग हो गए। 5,000 प्लस 6,000, 5,000 के विनियोग वर्ष के पहले दिन दे रखे हैं और वर्ष के दौरान हमने रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में देखा है, लिखा हुआ है बाय इन्वेस्टमेंट 6,000 के विनियोग और खरीद लिए 11,000 रुपए अपन लिख रहे हैं। इसके बाद में आप देखिए, आपको जो चीज दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है आपको 5,000 रुपए का, फर्नीचर 5,000 फर्नीचर। वर्ष के दौरान हमने ना कोई फर्नीचर खरीदा है, ना बेचा है, ना उस पर कोई मूल्यह्रास लगा है। वर्ष के पहले दिन जितने रुपए का फर्नीचर था उसमें ना कोई कमी हुई है, ना कोई वृद्धि हुई है, इसलिए हमने संपत्ति साइड में 5,000 का फर्नीचर जैसा था वैसा दिखा दिया। आपको खेलकूद के उपकरण दे रखे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेलकूद के उपकरण आपको दिए हुए हैं कितने रुपए के, 12,000 रुपए के खेलकूद के उपकरण आपको दिए हुए हैं। तो खेलकूद के उपकरण पर कोई मूल्यह्रास वगैरह कुछ हुआ नहीं है, कोई खरीद वृद्धि नहीं की हमने, तो ऐसे कैसे आपके 12,000 रुपए के खेलकूद के उपकरण दिखाए जाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे आपको बिल्डिंग दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग 28,000 रुपए की, 28,000 रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है, उस पर भी कोई मूल्यह्रास नहीं है, कोई वृद्धि या कमी भी नहीं हुई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 28,000, लैंड एंड बिल्डिंग 28,000, ये संपत्तियां हमें दिखा दी शीर्ष में। इसके बाद आप देखिए लाइटरी साइड में हम और बात कर रहे हैं कि कुछ सूचनाएं और हमको दे रखी है। आप देखिए, एक तो हमने कैपिटल निकाली थी, और जो कैपिटल हमने निकाली थी 52,850 रुपए की। सबसे पहले कैपिटल फंड, पूंजी कोष, वर्ष के प्रारंभ की आपकी बैलेंस शीट बनाई गई थी, उसमें कैपिटल जो निकली थी वो 52,850 रुपए की पूंजी निकली थी। कैपिटल फंड के नाम से हमने 52,850 रुपए दिखाए थे। इस पूंजी कोष में आप देखिए आय व्यय खाता क्वेश्चन में दे रखा है, आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको आय व्यय खाता बनाकर के दिया हुआ है, और आप आय व्यय खाते को जब देखेंगे तो आय व्यय खाते में आपको सरप्लस लिखा हुआ है, निकाल के दिया हुआ है, तो इसमें हम सरप्लस जोड़ेंगे, ऐड सरप्लस 5,250। पूंजी कोष वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट से निकला था, पूंजी कोष 52,850 में सरप्लस दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि आय व्यय खाता आपके पास बना हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है इसके अमाउंट। तो इसमें जैसे व्यापारिक संस्थाएं बैलेंस शीट बनाती थी, अंत की बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट जो होती थी, ऐसे गैर व्यापारिक संस्थाएं नेट प्रॉफिट के स्थान पर सरप्लस ज्ञात करती हैं। तो ये 5,250 रुपया आप जोड़ेंगे, तो 58,100 रुपये। कैपिटल जो फंड है 58,100, कैपिटल में क्या जोड़ा है, सरप्लस, बाहर दिखा दिया हमने 58,100 रुपये का इसका दिखाया। इसके अलावा आप देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस की बात कर रहा हूं मैं, आपको समझाया था कि 4,600 रुपए की सैलरी में से रिसिप्ट पेमेंट कह रहा है कि हमको 4,000 का ही भुगतान किया गया। आय व्यय खाता कह रहा है कि
वेतन और मजदूरी कितने रुपए चुका देनी चाहिए थी? 4,600 रुपए। लेकिन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट हमको जो बता रहा है उसमें ये बताया गया है कि सैलरी केवल कितने रुपए चुकाई गई है? 4,000 रुपए ही चुकाई गई है। इसका तात्पर्य 600 रुपए वेतन और मजदूरी के कम चुकाए गए हैं और चुकाने बाकी है क्या? तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेज 600। आगे देखिए, इसके अलावा आप देखें कि चंदे के जो दे रखे हैं, हमारा वर्ष है 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक का जो मेरा वर्ष है वो चालू वर्ष है। लेकिन आपको 2017-18 का चंदा दे रखा है। सब्सक्रिप्शन जो दे रखा है 2017-18 का, 2017-18 और चंदे की राशि कितनी दे रखी है? 2017-18 हमारा अगला वर्ष है, नेक्स्ट ईयर। 17-18 का चंदा कौन सी साल में मिल गया है? 2016-17 में मिल गया है क्या? तो आगे का चंदा हमको मिला है, अगले साल का चंदा, अग्रिम चंदा कह सकते हैं इसको। हमारे ऊपर इसके अगले साल के लिए हमारे ऊपर इसका दायित्व है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। लायबिलिटीज का जो टोटल है 59,000। आप देखेंगे 2,000, 400, 2,400 और 600, 3,000, 11, 14,000, 5, 19,000, 12, 31,000 और 28,000, 59,000। तो ये वर्ष के अंत की जो बैलेंस शीट आपके बनेगी 59,000 की, दोनों तरफ का टोटल 11। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, नई चीज सीखने को मिली है। केवल वर्ष के अंत की और वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट आपसे बनवाई गई थी। क्वेश्चन में प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता दोनों दे रखे थे बनाने के लिए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता दोनों बना करके आपको दिए हुए थे और अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी थी। तो जब वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बनाएंगे तो तुलना करेंगे आप। आय व्यय खाते की तुलना किससे करेंगे? प्राप्ति एवं भुगतान खाते से। मैं बार बार भी यही चीज सिखा रहा हूं कि आपको पहले आय व्यय खाता आपको देखना है। आय व्यय खाते में ये देखना है कि कोई भी खर्चा कितना भुगतान किया गया, समायोजन करने के बाद कितना आय व्यय खाते में अमाउंट दे रखी है। उसकी तुलना में अगर रिसीट पेमेंट हमको ये कह रहा है कि हमने कम चुकाए हैं, जैसे मैं कहूं और आपको कि आय व्यय खाते में वेतन 5,000 रुपए दे रखा है। वेतन के कितने रुपए दे रखे हैं? 5। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि 4,000 रुपए ही वेतन चुकाया गया। आय व्यय खाता कह रहा है कि 5,000 रुपए, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है कि 4,000 रुपए ही वेतन चुकाया गया है। 5,000 के स्थान पर 4,000 रुपए का ही वास्तव में वेतन पेमेंट हुआ है। 1,000 रुपए का वेतन कम चुकाया गया है, वेतन चुकाना बाकी है।
हमारे ऊपर दायित्व है, और 1000 रुपये जो दायित्व है तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे आपकी बैलेंस शीट में तो 1000 रुपये लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन इस बात को मैं इस तरह अगर कहूं कि रिसीट पेमेंट में 4000 के स्थान पर सैलरी 6000 रुपये चुका दी गई हो, रिसीट पेमेंट में सैलरी कितनी दे रखी है 6000। आय व्यय खाता बता रहा है कि वेतन और मजदूरी 5000 रुपए, लेकिन रिसीट पेमेंट किराया तुलना करने पर कि 6000 रुपए वेतन के चुका दिए, 5000 के स्थान पर 6000 चुका दिए। कम चुकाए कि ज्यादा चुकाए? तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा कि 1000 रुपए वेतन की ज्यादा चुकाए। इसका मतलब ज्यादा चुकाए का मतलब आगे अग्रिम चुकाए क्या? और अग्रिम चुकाए तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपए सैलरी जो मानी जाएगी वो प्रीपेड सैलरी मानी जाएगी, पूर्वदत्त वेतन माना जाएगा, अग्रिम चुकाया गया वेतन माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम इसको बैलेंस शीट में संपत्ति साइड में दिखाएंगे। अग्रिम चुका दिया, इसके अलावा आगे चुकाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये चीज आओ। तो बहुत सरल सी बात, आय व्यय खाते की तुलना में निश्चित पेमेंट में कम चुकाया तो आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, आय व्यय खाते की तुलना में निश्चित पेमेंट में ज्यादा चुका दिया तो अग्रिम चुकाया माना जाएगा। लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्या? वही चीज इनकम के समान। जैसे मैं कहूं कि इंटरेस्ट ब्याज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आय व्यय खाते में ब्याज की कहा है कि 3000 रुपए, लेकिन रिसीट पेमेंट अकाउंट में यही ब्याज 2000 रुपए ही प्राप्त हुई है। आय व्यय खाता कह रहा है कि 2000 रुपए ब्याज की प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता कह रहा है कि ब्याज के 3000 के स्थान पर केवल 2000 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। इसका तात्पर्य 1000 रुपए की ब्याज हमने कमा तो ली, लेकिन प्राप्त नहीं हुई, प्राप्त होनी है। संपत्ति साइड में दिखाएंगे हम 1000 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से ऐसी ब्याज जो कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, प्राप्त होनी है, दिखाई जाए। लेकिन अगर इसी चीज को आपको ये कह दिया जाए कि रिसीट पेमेंट में 3000 के स्थान पर ये ब्याज 5000 रुपए प्राप्त हो गई, तो 5000 रुपए अगर प्राप्त हो गई इसका मतलब 2000 रुपए ब्याज अग्रिम प्राप्त हुई है क्या? और ब्याज अग्रिम प्राप्त हुई है, अनअर्न्ड इनकम कहें या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस कहें। लायबिलिटी साइड में दिखाने की बात कहीं ना कहीं आपके करेंगे, तो तब ऐसी स्थिति में हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें केवल 2 खाते दे रखे थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसकी सहायता से वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट और अंत की बैलेंस शीट आपने बनाई। ये क्वेश्चन आपके पूरा कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में अगर कहीं आपको दिक्कत महसूस हो तो आप मेरे से इसमें पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हो, यहीं पर आपका व्याख्यान अपना पूरा होता है।